जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि 5 नवंबर के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसे देखा जाएगा। जैसे देखिए लिखा भी गया है यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 नवंबर 2022 वाले शिफ्ट में जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा था वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए दिया है 1,33,344 की राशि को तीन व्यक्तियों के बीच तीन व्यक्तियों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर। तो हमें देखने से लग रहा है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, 5, और सबसे छोटा 3। तो हमें बताना क्या है, यही 5 और 3 मतलब 2 का अंतर बताना है। और तीनों का योग दे दिया है, तो तीनों का योग कितना है, 4, 3, 7, 5, 12। 12 का मान दिया है 1344। देख लिया जाए कितना गुना होगा, इसे 12 से काटेंगे। 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 मतलब 112। तो 112 गुनी कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी बड़ी संख्या और माइनस ये छोटी संख्या। इसका अंतर आया 2 और 2 को ही 112 का कर देंगे तो 224 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 224 हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है, देखिए इसमें बताना है y के धनात्मक मान। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में अंदर का ऐसे गुणा कर लेंगे और बाहर वाले के साथ, तो हो जाएगा y स्क्वायर और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 16 गुणे में 25। जब इसे अंडर रूट में डालेंगे तो 16 गुणे में 25 होगा और बाहर निकल के आ जाएगा 4 और ये 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो y का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20 आ जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है तीसरा कि समानुपाती समीकरण बताना है। फिर वही सवाल है, तो देख लिया जाए ये कैसे हो रहा है। यहाँ से फिर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का, तो 5 गुणे x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 9। तो x बराबर हो जाएगा 12 9 108 और बटे में 5। और हमें 5 से भाग देना है। 5 से भाग ना दे के हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा ये 216 और बटे में 10 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 21.6। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल, राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष होगा। तो राम का वर्तमान एज बताना है कितना। जैसे कि दिया है 5 x, इसे हम ले रहे हैं और इसे 8x। तो होगा क्या, इसमें 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद ये भी हो जाएगा 3 3 8
और इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, उनका योग 58 हो जा रहा है। तो जोड़ लेंगे तो 5x प्लस 8x और 3 3 6 और ये हो जाएगा 58। ये 8 5 13x और ये 6 उधर घटेगा 52 होगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। और हमसे पूछा है राम की वर्तमान एज, वर्तमान एज 5x तो 5 गुणे में 4, तो 5 गुणे में 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो 20 सीधे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा तरीके से भी लगा सकते हैं, इसे डायरेक्ट सोच के डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं। अगर 5 और 8 दिया 3 3 वर्ष बाद, तो हमें योग बताना है, तो 8 और 5 हो जाएगा इधर 13 और 3 3 दोनों में से ऐड होके इसमें घटेगा 58 में, तो हो जाएगा सीधे 58 माइनस में 6, तो 13 इधर है और ये 52, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 और यही हो जाएगा इसका कितना 4 गुना, तो हो जाएगा सीधे 20। ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई बताना है। हमें पता है लंब वृत्तीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, इसका मान दिया 880, तो हो जाएगा पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7 और यहाँ दिया है व्यास दिया मतलब 2r की वैल्यू दी है 7, तो r बराबर 7/2 हो जाएगा। तो r का मान 7/2 लिख लेते हैं और गुणे में h, ये 880 काट लिया जाए, ये कट जाएगा इससे ये, तो 22 चौके 4 बार में कट जाएगा, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, दिया अगला सवाल, देखिए अगला सवाल आसानी दिया, इसे लगा लिया जाए। 16 में से घटाएंगे 10 तो 6 बचेगा, और ये माइनस का 6 और 12 में से फिर घटाएंगे तो 6, फिर ये माइनस का 6 बचेगा, और 14 में से 6 घटाएंगे 8, फिर माइनस का 8 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे फिर माइनस का 4, तो 20 में से 4 घटा देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 16। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण का विभक्तर 0 है। द्विघात समीकरण दिया क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विभक्तर 0 है, तो द्विघात समीकरण है। सबसे पहले हमें पता है द्विघात समीकरण का बेसिक ax² + bx + c होता है, और द्विघात समीकरण 0 का मतलब d बराबर 0, तो d बराबर 0 का मतलब b² - 4ac 0, और अगर d बराबर 0 हो जाता है तो दो वास्तविक मूल होते हैं और दोनों समान होते हैं, तो इस कंडीशन में दो समान वास्तविक मूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 3 तो होंगे नहीं द्विघात में। दो भिन्न वास्तविक मूल कब आएंगे, जब d हमारा पॉजिटिव होगा। d विभक्तर अगर पॉजिटिव होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। कोई वास्तविक मूल कब आएगा, जब d का मान नेगेटिव हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, बताना है इनका अनुपात कितना होगा। तो देख लिया जाए, 9 और 3.5, फिर रेशियो 3/5, तो इसे लिख लिया जाए 3/2 और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 3
फिर पावर 5, तो हो जाएगा इसका गुणा करेंगे 3 पे 7 होगा और ये हो जाएगा 3 पे 5, 3 पे 5, 3 पे 5 कटेगा तो यहाँ 3 पे 2 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये 9 और 1 का हमारा अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 9:1 का अनुपात। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है, बताना है हमें AB एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई है जिसमें AB और AC बराबर है, AD के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो आइए देख लिया जाए। ये हमारा त्रिभुज है ABC और AD दिया हमें, AD, ये AD दे दिया है और कहा क्या है AB बराबर है AC के, ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के, और हमें बताना इसमें से क्या सही है। ABC कोण C का समद्विभाजक है, नहीं, ये तो कोण A का समद्विभाजक है, तो ये गलत हो जाएगा। ADB का समद्विभाजक है, नहीं, ADA का समद्विभाजक है, तो हाँ ADA का समद्विभाजक है क्योंकि इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, हो जाएगा। AD एक का समद्विभाजक करता है, तो हाँ ये करता है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं हम इसे। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल दिया है, यदि 5x प्लस y बराबर 125 और 5x माइनस y बराबर 3125, तो y का मान बताना है। तो देखा जाए तो सीधे इसे हम लिख लेंगे 5x प्लस y और ये 5 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह इसे लिख लेंगे 5x माइनस y और ये हो जाएगा 5 पे 5 बार, 5 पे 5 बार। यहाँ से कंपेयर करेंगे ऊपर का, क्योंकि नीचे का बेस जब बराबर रहता है ऊपर का हम कंपेयर कर लेते हैं। x प्लस वाई 3 और वैसे यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। हमें निकालना है y, तो y को देख लिया जाए, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 2y होगा और 5 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2, तो y बराबर सीधे आ जाएगा माइनस का 1, तो y का मान हमारा सीधे आ जाएगा माइनस का 1, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है, वह द्विघात समीकरण कौन सी है जिसके मूल 2 और -2, मूल मान ले रहे हैं अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, सूत्र द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये मूलों का योग है, मूलों का योग और ये मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल देख लिया जाए, इसी में रख दिया जाए। एक्स स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे 2 और -1/2 एक्स और फिर प्लस 2 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स और ये माइनस का 1 हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है,
ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल देखा जाए। सवाल दिया है 1 प्लस रूट में 1 प्लस 1 माइनस tan a बटे में 1 माइनस काट a का पूरा दिया है होल स्क्वायर बताना है क्या होगा। तो इसमें चाहे तो हम tan का मान रख सकते हैं, tan 45 डिग्री, लेकिन यहाँ से सेम नहीं होगा, अलग अलग नहीं आएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए इसे सॉल्व कर लिया जाए। जैसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस, और सीधे अगर हम इसे एक को बदल लें, जैसे इसे 1 माइनस tan a रहने दें और नीचे वाले को हम बदल लें 1/1 माइनस tan a पूरे का स्क्वायर है। तो फिर अगर इसे हम ऐसे लिखें 1 माइनस tan a और इसका एलसीएम लेंगे तो tan a माइनस 1 हो जाएगा और बटे में tan a बच जाएगा। ये tan a नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या होगा 1 प्लस, चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम माइनस आगे लगा के 1 माइनस tan a लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये 1 माइनस tan a हो जाएगा ऊपर का, और नीचे में होगा ये वाला ऊपर चला जाएगा, tan a ऊपर चला आएगा और ये 1 माइनस tan a ये भी हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो रूट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और यही हो जाएगा हमारा बात सेक ए। तो सेक ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया है 5 व्यक्ति द्वारा निर्मित कच्चे माल के मूल्य और अंतिम उत्पादक मूल्य निम्नलिखित ग्राफ दिया गया है। इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से किस निर्माता के अंतिम उत्पाद के मूल्य में कच्चे माल के मूल्य की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई और कितनी हुई, लगभग में बताना है। तो देख लिया जाए कितने की हो रही है। जैसे कि दिया है यहाँ हर्ष और फातिमा 2 के बीच में दिया है, तो हर्ष का देख लिया जाए। हर्ष का यहाँ बढ़ा है, कितनी वृद्धि हुई है 40 से 50, तो मतलब 10, तो 40 से बढ़ के 50 हो गया, 10%, मतलब ये आपका आ जाएगा 1/4 मतलब 25%। दूसरा देख लिया जाए हर्ष का, ना 25% है ना 30%, 33% है यहाँ 30, तो हर्ष का ये नहीं होगा। फातिमा का देखा जाए, फातिमा यहाँ है, फातिमा का बढ़ा है 30 था और बढ़ के 40 हो गया है, तो 10 की वृद्धि हुई है और 30 से, तो 1/3 33.33% होता है। और लगभग में हम बताएंगे तो लगभग में हमारा हो जाएगा 33%। तो फातिमा का हमारा 35% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंकों वाली धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है 2 अंकों की संख्या अगर लेंगे तो 2 अंकों की संख्या x और y होगी, मतलब 10 से, और वो भी सम लेना है। 2 अंकों की प्रथम 5 2 अंकों वाली सम संख्याएं लेना है। तो पहली हो जाएगी 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 16, फिर 18। इन्हीं का हम एलसीएम निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो एलसीएम ना निकाल के हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है वह संख्या 0 तो सबके लास्ट में है। अगर हम 18 में देखें तो 18 में 9 आता है,
तो हम 9 का मल्टीपल दे सकते हैं, जिस ऑप्शन में 9 होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 5 + 10 = 16, ये नहीं होगा। 5 × 1 = 6, 2 = 8, ये 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 × 3 = 8, 4 = 12, 12 का मतलब 3, ये भी नहीं होगा। 5 × 4 = 9, इसमें 9 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। और नहीं तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। इन सब का क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल के भी हम कर सकते हैं आसानी से, तो ऐसे लगा लेंगे। अगला सवाल, हमें बताना है बहुलक क्या होगा। ये जो संख्याएं दी हैं इसका हमें बहुलक बताना है। बहुलक, तो बहुलक हमें पता है क्या होता है। बहुलक बताने के लिए जो अधिक बार आया है, जो अधिक बार संख्या आए उसे हम बहुलक निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक नजर हम ऑप्शन पे डालेंगे, ऑप्शन में क्या है? 6, 6 देखा जाए कितनी बार है? 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, और कहीं 6 नहीं है, मतलब 6 कितनी बार है? 2 बार। 7 को देख लिया जाए, 7 कितनी बार है? एक बार 7 यहाँ, एक बार 7 यहाँ, तो 7 भी 2 बार है। 81 को देख लिया जाए, 81 एक बार है, और फिर बाद में बचा 2, 2 को देख लिया जाए कितनी बार है? 2 को देख लिया जाए कितनी बार है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 हमारा 3 बार है। इसका मतलब जो अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। तो अधिक बार 2 आया तो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा बहुलक। अगला सवाल है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका मान बताना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो x² + 1/x², ये 25, और ये प्लस में 2 होगा इधर, तो हो जाएगा ये 27। फिर अब इसका एक बार स्क्वायर कर दे तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसका अगर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो इधर x पे 4 हो जाएगा और प्लस 2 बचेगा, और 27 का स्क्वायर 729, और ये उधर जाके घट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे 727। 727 हमारा उत्तर हो जाएगा। 27 का यहाँ स्क्वायर किया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एक थोक विक्रेता तेल का एक टिन 540 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। अब यदि वह उसी मूल्य पर तेल का एक और टिन 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देख लिया जाए, 10% हानि का मतलब 10% हानि का मतलब सामान भी कितने हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं 10 से 9 हो जा रहा है, तो 9 की वैल्यू दी हमें कितना, 540, मतलब 60 गुना। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 600, और एसपी अब कितना हो गया है, 696। तो लाभ कितने का हो रहा है, 96 का, और किससे, 600 से। तो 96 बटे में 600 और गुणे में 100 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 16%। 16 छक्के 96, तो 16% हमारा उत्तर आ जाएगा सीधे थर्ड वाला। अगला सवाल है, इसे बताना है, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बता दे रहे हैं। जैसे बताना है कितने वर्षों से निर्यात आयात से कम 10% अधिक है। देखिए ये है एक्सपोर्ट, निर्यात, और ये है आयात। तो देख लिया जाए कितने वर्षों में अधिक है,
यहाँ देख लिया जाए दूसरा, तीसरा 100 से हुआ है 141, और ये नहीं, ये तो कम है, ये 160 से हुआ है 120, ये 100 से हुआ है 141, और ये 160 से 120, ये 148 से 159। देख लिया जाए ये लगभग कितना है 41%। तो ये तो एक हो गया, ये 107, और ये कितना है 120, तो बढ़ा कितना है 13, किससे 160 से, और गुणे में 100 करेंगे तो 1300 बटे में 160। ये भी लगभग आपका आएगा, एक बार में जाएगा और बचेगा कितना 123। तो 123 आपका बचेगा 107, 123, 230, तो 160 दूनी हो जाएगा 214, तो लगभग 12% ये जाएगा, 12% से ऊपर। ऐसे देख लिया जाए ये कितना बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है 148 से, तो इसे काट लिया जाए तो कटेगा नहीं, ये होगा 100, तो गुणे में करेंगे 300 बटे में 148। तो अगर देखिए ये अगर देखा जाए ये 300 है, अगर इसे हम नीचे लिखते 150, तो लगभग ये 2% होगा। ऐसे में 2% से ये अधिक उत्तर आएगा, तो ये तो 10% से कम ही है, तो हमारा एक 41% आया, दूसरा 12%, तो टोटल कम से कम कितने वर्ष मिले 2 वर्ष, तो यही 2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, एक संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है और फिर 40 की कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। संख्या में 30 की वृद्धि की गई है, 30 की वृद्धि और फिर 40 की कमी की गई है, 40 की कमी की गई है, और इधर हो गया हमारा माइनस, इसे कर लेंगे 30 गुणे में 40 और बटे में 100, ये कट जाएगा, ये होगा माइनस का 10 और ये माइनस का 12, तो माइनस का हो जाएगा 22% की कमी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं इसे, 30% का दिया है कमी वृद्धि, मतलब 3/10, और एक दिया है 40% की कमी, मतलब 2/5। ये 10 से 13 हो जा रहा है, ये 5 से हो जा रहा है 3, ये हो जाएगा 50, और ये 13 दिया 39। इसे 100 बना लेते हैं 2 से गुणा करके, तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 9 18 6 78। देख लिया जाए कितने की कमी है, तो कमी देख लिया जाए कितने की आ रही है 22 की, तो यही 22 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है, कितने वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो देख लिया जाए, मान ले रहे हैं वो 1 वर्ष बाद अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए वर्तमान में वो 50 का है, और कितने वर्ष बाद, मान ले रहे हैं 1 वर्ष इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, इसकी पुत्री के, इसकी आयु क्या आ जा रही है 2 गुनी, इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 2 से इसे काट दिया जाए तो 25 आ जाएगा, इधर भी जुटेगा कितने वर्ष बाद, तो 1 से इधर भी जुटेगा। 1 मिनट, x इधर भी, दोनों का जुटेगा, तो हो जाएगा ये x प्लस में 50 और इधर 2x प्लस 44। अब x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर सीधे आ जाएगा 6।
तो x बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, बताना है P बटे Q के रूप में इसे लिखना है। तो P बटे Q के रूप में इसे आइए लिखा जाए। कैसे लिखाएगा, जैसे दिया है 0.5323 और इस पे बार है, तो लिख लिया जाए। जिस पे बार, पहले तो हम टोटल संख्या लिखेंगे 5 3 2 3, और जिस पे बार नहीं उसे घटा लेंगे, और जितनी संख्या पे बार है उतनी बार 9, और जिस पे बार नहीं उसकी जगह 0। देख लेते हैं, 13 में से 5 जाएगा 8, मतलब कितना होगा 53, ये 18 और ये यहाँ 9990। इसे काट लिया जाए, 2 से काटा जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 बचे 10, 2 9 18। हमारा यही उत्तर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4995। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है, राम निखिल और राम निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2 3 4 था। निखिल की वर्तमान आयु बताइए। तो हम मान रहे हैं पूरा क्या था इनका, ये 2x, ये 3x और ये 4x। अब कहा है 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2 3 4। मतलब इसे हम ऐसे 2x माइनस 10, ये 3x वर्तमान में आने के लिए प्लस करेंगे, 3x प्लस 10, और यहाँ 4x प्लस में 10। तो जोड़ लिया जाए, इनकी आयु का योग दिया हमें, तो जोड़ लेंगे 2 3 4 और 2 3 5 4 9x, और ये प्लस का 30 और ये 111। तो घटेगा उधर से कितना हो जाएगा, 9x बराबर 30 घटा लेंगे तो सीधे 1 आएगा, 11 में 3 जाएगा 8। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9। और हमसे पूछा क्या, निखिल की वर्तमान आयु। तो निखिल मतलब 3 वाला है, तो 9 तिरिक हो जाएगा ये 27, निखिल का होगा 27, और इसमें 10 वर्ष और ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 37। तो निखिल का हमारा आयु कितना हो जाएगा 37। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है, यदि एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन हमें पता है a क्यूब होता है, a क्यूब दिया है 216 है, तो a बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 का क्यूब है a क्यूब, तो a बराबर आ जाएगा 6। और हमसे उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर, फिर 6 गुणे में 6 का स्क्वायर, फिर हमारा 216 वही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिर हो जाएगा। अगला सवाल है, 6 अंक की संख्या 23 44 92 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या इस प्रकार हो कि यह 11 से क्रमशः विभाज्य हो। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, जब सम
स्थान माइनस विषम स्थान का योग 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो देख लिया जाए सम और विषम स्थानों का, तो इनका देख लिया जाए, जैसे 2 4 6 और 9 15। अब इनका देख लिया जाए दूसरे का, 3 4 7 2 9। तो कितना आया? 15 में से अगर 9 घटा देंगे 6 आएगा। अगर यही 6 घटा दिया जाए तो वही, अगर सबसे छोटी संख्या है यही 6, इसे घटा दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखा जाए। दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी 30 है और सीधी रेखा यू वी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो पी क्यू को एस पर और पी आर को टी पर प्रतिच्छेद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है? तो आइए देख लिया जाए। त्रिभुज दिया है पी क्यू आर एस, तो लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, पी क्यू आर, और पी हमें दिया है ये 30 डिग्री, ये वाला कोण है हमारा 30 डिग्री का, और सीधी रेखा यू भी क्यू आर के समांतर है। यू भी इसके क्यू आर के समांतर है, ऐसे एक रेखा है इसके समांतर दिया है। पी क्यू को यस पर, ये यस है, और पी आर को टी पर, ये रेखा है यू भी पर प्रतिच्छेद करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदैव होगा? तो थेल्स नियम से देखा जाए, थेल्स नियम क्या कहता है? अगर ये वाली साइड पी एस और बटे में पी क्यू बराबर किसके होता है? पी टी बटे में पी टी बटे में पी आर की। ये तो हमारा एक नियम हो गया, तो देख लिया जाएगा पी एस बटे पी क्यू, पी टी बटे पी आर के। तो देखा जाए तो ये पहला तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइप से है ये भी। एस टी बराबर क्यू आर के, कहा कि ये वाली जो लाइन है इससे आधी ए लाइन है, तो ऐसा यहाँ कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो हम कैसे यहाँ बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इतनी बड़ी होगी? तो इसीलिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखा जाए, त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। तो देख लिया जाए पी एस टी ये वाला त्रिभुज समान है किसके? बड़े वाले त्रिभुज के पी क्यू आर के। तो ये समान भी है, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में ये वाला एंगल कॉमन मिल रहा है, और ये वाला इसके संगत कोण से ये भी बराबर होगा, ऐसे ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये वाले क्या है? इसके समान है, पी एस टी पी क्यू आर के समान है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। अगला सवाल देखा जाए, प्रत्येक 2 घंटे के बाद बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि बस पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है
तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक 2 घंटे में बस की चाल कितनी हो जा रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जा रही है, और चलाना कितना बस को, 10 घंटे। तो देख लिया जाए, पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में 4 होगा, तीसरे में 6, और चौथे में 8, और पांचवे में 10। ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 0 से शुरू होके। तो पहले तो हम मान रहे हैं यक्ष था, और यक्ष से बढ़ के कितना हो गया है, यहाँ यक्ष से बढ़ के हो गया है 4, फिर यहाँ 4 और बढ़ गया है, तो यक्ष प्लस हो जाएगा 8, और फिर ऐसे यहाँ हो गया यक्ष प्लस 12, और फिर यहाँ हो गया है यक्ष प्लस में 16। ऐसे ये बढ़ रही है 4। अब देख लिया जाए, पहले 2 घंटे में, देखिए पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। पहले 2 घंटे में, ये जो 2 घंटे की दूरी है, इसमें चली है 80 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं चाल कितनी होगी। तो चाल आ जाएगी दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, मतलब 40 की चाल से पहले अब चल रही हो, उसकी चाल कितनी है, 40। मतलब कह सकते हैं यक्ष बराबर हमारा 40 आ गया। जब यक्ष बराबर 40 आ गया, यक्ष का मान, तो ये कितना हो जाएगा, 44। ऐसे ये कितना हो जाएगा, 48, और ये कितना हो जाएगा, 52, और ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखा जाए तो कहा क्या है, तो 10 घंटे में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देख लिया जाए, सबकी चाल मिल गई, और पहले तो चला है कितना, 40। पहले 2 घंटे में 40 की चाल से चला है कितनी, 80 किलोमीटर। पहली दूरी तो चला है 80 किलोमीटर, फिर दूसरी निकाल लेंगे। तो देखिए चाल है और ये समय है, 2 घंटे का समय है, तो 2 का गुणा कर लेंगे, तो 44 गुणे में 2 हो जाएगा। ऐसे 48 गुणे में 2, और ऐसे 52 गुणे में 2, और फिर 56 गुणे में 2। तो देख लिया जाए, 80, ये 88, ये 96, और ये 104, और ये 112। जोड़ लिया जाए, 2 4 6 6 12 8 20, बचा 2, 1 9 1 10 8 18, और 18 8 26 27 28, बचा 2, 1 1 2, और 2 2 4। तो 480 किलोमीटर हमारी टोटल दूरी आ जाएगी, 480। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है और लास्ट सवाल ये है। आशीष ने 20% हानि पर एक गाय विपिन को 5000 रुपये में बेच दी। विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ होगा। आइए देखा जाए इस सवाल। 20% हानि, 20% हानि 1/5, मतलब अगर सीपी 5 है तो एसपी हमारा कितना है, 4, और 4 का मान दिया है ये 5000, तो कितना गुना है, 4 का नाम 4 4 गुना 1250। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 6250 सीपी आ गया। और कहा क्या है, 6250
विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। तो इसका 15% निकाल लिया जाए। 6250 का ये 115 का मान है, तो हम इसका निकाल लेंगे 15% लाभ। 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20। तो 3/20 ये होगा हमारा, अगर 3 का लाभ है तो 23/20 हो जाएगा। तो 23/20 इसका निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, 23/20। ये 2 से 2 कट जाएगा, गुणा कर लिया जाए। 23 का इसमें करेंगे तो करिए गुणा। 23 बचे 115, बचेगा 11। 23 दूनी 46 और 10 56 1 57, बचेगा 5। और 23 छक्का 6 3 18 6 12 1 13, 138 और 5 143 और बटे में 2 कर लेंगे। 2 सते 14 और फिर 2 का 2 और 2 8 16, 2 सते 14 और 2 बचे 10। तो 7187.5 आ जाएगा। ये आ गया पूरा लाभ। इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। अब विपिन को कितना लाभ हुआ, विपिन का था यहाँ इतना 5000 में, तो देख लिया जाए 5000 था और देख लिया जाए कितने का लाभ हो रहा है, घटा लिया जाएगा उसमें से। तो इसमें से 5000 अगर घटाएंगे तो 7187.5 में से 5000 घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2187.5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के सवाल रेलवे ग्रुप डी के। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।